नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल। जी हाँ, एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती भले ही 4 मई को हो, लेकिन तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं। जी हाँ, लेकिन इससे पहले जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल आपको बताने हम जा रहे हैं किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। पहले हमारा जी मीडिया का जो एग्जिट पोल है एआई एग्जिट पोल है, क्योंकि एआई का जमाना है तो आपको जानना चाहिए कि एआई में क्या है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के बताते हुए हमारा जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल है, ये आपको बता दें। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान लग रहा है एआई एग्जिट पोल के मुताबिक। और जो जी न्यूज एआई का है वो है बीजेपी को मिल सकती है 144 से 160 सीट, टीएमसी को मिल सकती है 129 से लेकर 145 सीट। एआई के जो सर्वे के मुताबिक आपको लग रहा है कि फिर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की टीएमसी नहीं चल पाएगी, यानी वनवास मिलता दिख रहा है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब वो शायद पूरा ना हो पाए इस बार, क्योंकि बीजेपी को 160 सीटें मिल गई। जिस तरह से एक ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है दोनों ही चरणों में, तो लग रहा है जो अभी एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को ये फायदा होगा। और अगर आप देखें, जब आपको याद होगा जब वाम दलों की सरकार थी तो वामपंथियों के दौर में भी जब 80% से आसपास वोटिंग परसेंटेज हुआ तो वामपंथी 35 बरस उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया। 35 बरस तक लेफ्ट का वहां दबदबा रहा, लेकिन उनकी विदाई हुई वोटिंग परसेंटेज से। तो बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार हैं वो इसी एंगल से भी चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब सत्ता परिवर्तन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आपको हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं बीजेपी को कितनी सीटें और टीएमसी को कितनी सीटें मिल सकती है। एक बार देखिएगा, ये आप देखिएगा बीजेपी को 144 से 160 और एक टीएमसी के 129 से 145, अन्य के खाते में 1 से 5 सीट नजर आ रही है। महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी को वोट टीएमसी को चोट, सवाल यही है। तो ये पश्चिम बंगाल का, क्योंकि सबकी जो नजरें हैं वो खासकर देखिए पश्चिम बंगाल पर है और खासकर असम पर है, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि यहाँ बीजेपी राज्य के लिए ताकत लगा रही है, क्योंकि असम में तो उनको कमबैक करना है तो ये बहुत जरूरी है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल के जरिए जो अभी बन रहा है। और 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए जो आंकड़ा है उससे हिसाब से तो बीजेपी का लग रहा है कि हो जाएगा काम, क्योंकि सबसे लड़ाई थी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा और दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं कि थोड़ा सा और उसको अंदर की चीजों को समझेगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 294 सीटें हैं और उसी के हिसाब से हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खाते में यहां पर देखिएगा। अगर हम बाकी चैनल्स का देखें तो टीएमसी को 125 से 140, ये मैट्रिक्स का देख लीजिए, बीजेपी को 140 से 161, ये बाकी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। चाणक्य का देखिएगा 130 से 140, लेकिन बीजेपी को 150 से 160 और अदर के खाते में 6 से 10। पीपुल्स पल्स ये 177 से 100, ये एक एग्जिट पोल है जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि ये टीएमसी की सरकार बनाता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर से ममता की सरकार बनाता नजर आ रहा है। यानी पीपुल्स पल्स जो है 177 से लेकर 187 सीटें दे रहा है और बीजेपी खाते में 95 से 110 सीटें नजर आपको आ रही होंगी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये एक बड़ी बात है कि ये अगर किसका राइट रहेगा किसका रॉन्ग रहेगा ये देखना होगा। जल्दी से आपको कुछ और दिखा देते हैं। ये प्रजापोल को देखेगा 85 से 110, बीजेपी को 178 से 208 और पोल डायरी की बात करें 99 से लेकर 127। पीपुल्स पल्स जो मैं जिक्र कर रहा था 177 से 187। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। ये एग्जिट पोल कैसे जाएगा, ये सही जाता है, सटीक जाता है। हालांकि बहुत बार एग्जिट पोल आपने देखे होंगे उन पर सवाल भी उठ जाते हैं और आपने यहाँ पर नोटिस भी किया होगा, चाहे लोकसभा चुनाव में नोटिस किया होगा, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें लग रहा, तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, बदलाव आ गए। इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर तस्वीर सामने आ रही है। जी न्यूज की आई एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर बड़ा खुलासा है। आंकड़े साफ बता रहे हैं, आपको बता दें कि आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अब भी ममता बनर्जी जनता की पहली पसंद है। हालांकि एआई के जो हमारे एग्जिट पोल के उनको 42% वोटर्स की है कि वो चाहते हैं कि ममता ही मुख्यमंत्री बने। अब ये देखना होगा, वोटर्स की पसंद तो थी और 36% चाहते हैं सुवेंद्र।
तो और 9% वोटरों की पहली पसंद है अभिषेक बनर्जी। ये जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल है, ये हमारा एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक हम दर्शकों को बता रहे पसंद, हालांकि मुख्यमंत्री की जो है वो ममता को ही चाहते हैं लोग, 42%। अब ये कई बार होता है, जब मौजूदा मुख्यमंत्री होता है पसंद तो उसकी ज्यादा होती है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो कई चीजें परिवर्तन में निकल जाता है। ये चीजें हमने आपको बताई हैं। वहाँ एग्जिट पोल बता दिया, जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बता दिया। और असम में कमबैक कर रही है बीजेपी। पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, उसमें बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं है, तो इसलिए वहां भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। केरल में कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ लौटती नजर आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके लौटती नजर आ रही है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में। और अगली बार देखिए, सबसे बड़ी बात है इन चुनाव का असर क्या पड़ेगा, ये भी एक बात है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। और जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल क्या कह रहा है, एसआईआर को लेकर एक बड़ा संकेत मिला है। बंगाल में एसआईआर से टीएमसी को चुनाव में फायदा हुआ है। एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा उठा है, 56% लोगों ने कहा एसआईआर से टीएमसी को फायदा हुआ है। इस मुद्दे पर जनता की राय ने नया समीकरण खड़ा कर दिया है एआई एग्जिट पोल के मुताबिक, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा टीएमसी ने बहुत उठाया, ममता ने बहुत मुद्दा उठाया, तो 56% लोगों का मानना था कि एसआईआर से टीएमसी को फायदा मिला है। 34% लोगों ने कहा कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, जबकि 5% लोगों के मुताबिक एसआईआर से कांग्रेस को फायदा हुआ है और 5% लोग मानते हैं कि लेफ्ट को इसका लाभ मिलेगा। यानी साफ है कि एसआईआर का असर चुनाव मैदान में दिखाई दे रहा है। तो बड़ा मुद्दा था, हालांकि बिहार में ये चला नहीं, और यूपी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि एसआईआर का मुद्दा चलाए, और टीएमसी को अगर एसआईआर के मुद्दे से अगर कामयाबी मिल गई तो फिर ये यूपी में जरूर गूंजेगा एसआईआर का मुद्दा, आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अब हम पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा कितना असरदार रहा, तो जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने बड़ी तस्वीर सामने रख दी है। सर्वे के मुताबिक 64% लोगों का मानना है कि घुसपैठ का मुद्दा उठाने से बीजेपी को सीधा फायदा मिला है। 27% लोगों ने कहा है कि इसका लाभ टीएमसी को हुआ है, जबकि 4% लोगों का मानना है कांग्रेस को इसका फायदा मिला। यानी साफ संकेत मिल रहा है कि घुसपैठ का मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ है। तो इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए अब आगे चुनाव है। यूपी सबसे बड़ा राज्य अब आगे, क्योंकि अगर हम 2027 की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव होंगे, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है। तो इन राज्यों में चुनाव है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि मार्च तक तो सरकार यहाँ बन जाती है, अब तो चुनावी बरस है यूपी में। तो यूपी के ये नतीजे यूपी पर बड़ा असर डालेंगे, और यहाँ से मुद्दे भी तय होंगे। मुद्दे तय होगा, एसआईआर का मुद्दा तय होगा। अगर बीजेपी को कामयाबी मिल गई तो फिर एसआईआर टाई फिक्स हो जाएगा, जैसे बिहार में भी हुआ था। हमारे साथ कई खास मेहमान है, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। संजय सरकार है, नेता है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जिंदल साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जयदीप, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से मैं संजय सरकार, टीएमसी का एक रुख ले। संजय साहब, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं टीएमसी बाय बाय, वनवास की तैयारी कर लीजिए सर। एग्जिट पोल कह रहे हैं सर, क्या आप मान रहे हैं? देखिए ये तो एक मालिक जो लिख के भेजते हैं, मालिक के अनुसार में आप लोग दिखाते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत आपको ग्रास रूट लेवल मालूम है क्या है? नहीं, जानकारी नहीं है आपको। आप बोल रहे हैं ना वोटर के हिसाब से 92% वोट पड़ा है। मैं आपको एक छोटा ग्राफिक दिखाना चाहता हूँ, छोटा। आप मेरे को 1 मिनट समय दीजिए। 2021 में 1100 वोटर थे एक बूथ के अनुसार के, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, पोल हुआ था 84%, 924 वोटर हैं। जब 5 साल में उसको 1175 हो गया। एसआईआर के अनुसार में 261 वोट काटा गया है, 914 वोटर रहा, नहीं है ना, 914। उसमें अगर 92% हो तो 841 वोट पड़ता है। 924 से 841, 83 वोट कम हो गया लगभग। ये जो वोट होता है अल्टीमेट 77% वोट होता है जनाब। आप थोड़ा मैथ, अच्छा केसी नाथ का मैथ नहीं तो वशिष्ठ नारायण को तो मैथ तो कम से कम कर सकते हैं आप लोग। रह गया मालिक को खुश करने के। भारतीय जनता पार्टी को 77 जो विधायक है, उसमें 35 विधायक एकदम जोर से हार रहे हैं। आप लिख के रख दीजिए, टीएमसी 225 का नीचे भी नहीं आएंगे, 255 को ऊपर भी नहीं जाएंगे। ये लिख लिया जाए संजय सरकार, ये लिख लिया जाए, नहीं लिख लिया जाए संजय सरकार, लिख लीजिए। और वो पोल वाला जितना पोल बना ना, अभी तो माटीज वाला से मेरे को मुलाकात हुई थी कोई चैनल में, बोला था आप माफी मांगेंगे तो 2024 जैसे, तो वो भाग गया उठ के।
हम बोला आपको माफी मांगने पड़ेंगे जनता को पास। देखो बंगाल में 30 सीट दिखाए थे, अब बोला बंगाल में अगर 30 सीट के 28 का नीचे और 32 के ऊपर जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ेंगे। आप छोड़ेंगे तो माटीज वाला उस दिन भी भाग गया था, बोले नहीं, बोला दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल सर, मैं तो आपके साथ हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी नेता को, जो भी जिस पार्टी से जुड़ा हो। 60,000 सैंपल लेके आप 6.5 करोड़ आदमी। नहीं, आपकी बात को देखिए, आप कह रहे हैं ना कि हम मालिक खुश कर रहे हैं, हम तो इसीलिए तो आपको मंच दे रहे हैं कि आप गलत ठहराए। संजय साहब मैं लौट रहा हूं संजय साहब मैं लौट रहा हूं। सुनिए 10 सेकंड दीजिए। अमित शाह नरेंद्र मोदी को खुश करना बंद करिए, लोग तो उनका चौथा स्तंभ में बैठे हुए हैं। अरे सर अगर उनको खुश करना होता तो संजय साहब आपको हम मंच देते, आप बताइए। क्यों बोले भारतीय जनता पार्टी को टॉनिक और एनर्जी देने के लिए काउंटिंग। चलिए मैं आ रहा हूं संजय साहब बाकी मेहमानों को जोड़ देते। एक रिएक्शन राजनीतिक विश्लेषक को हो जाए, नवीन जिंदल साहब का, फिर बीजेपी का, फिर एक राजनीतिक विश्लेषक। नवीन जिंदल साहब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो संजय साहब है, ये आपको लग रहा है कि मुगालता पाल रहे हैं या वाकई में ग्राउंड पर कुछ चीजें हैं? ये बम्पर वोटिंग ऐसा नहीं है कि सत्ता के खिलाफ होती हो, एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर बनता हो, और ये एग्जिट पोल किस तरफ इशारा कर रहा है? जयप्रकाश जी, पहली बात तो ये कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो एक बूथ से तय नहीं होता, वो ओवरऑल पूरे कंपाइल करके तय होता है। 93% हर विधानसभा से लेने के बाद एवरेज निकाला है, जो इनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि तो मालिक को खुश करने के लिए बैठे हैं और इनकी मालकिन तो चुनाव हार ही रही है ना जी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है। 30 लाख रोजगार ममता दीदी के शासनकाल में खत्म हो गए। पश्चिम बंगाल के अंदर हर साल 40% बच्चे पलायन करते हैं, छात्र छात्राएं कहाँ, वो दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर रेप होता है और करने वाला टीएमसी का कार्यकर्ता होता है, तो पूरे डॉक्टरों को, राज्य के और देश भर के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मुकदमा दर्ज होता है जी। पश्चिम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता लोग पीड़ित है, इसीलिए टीएमसी की विदाई करना चाहती है। संजय साहब सुन लीजिए एक बार, संजय साहब सुन लीजिए, फिर आपको मौका देंगे। टीएमसी के गुंडा राज से पीड़ित है और इसीलिए उसको छोड़ना चाहती है, और कोई कारण नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों ने इतना आतंक मचा रखा, बहुत सारे राज्यों के अंदर आप जिलों के अंदर जा ही नहीं सकते। आप मुर्शिदाबाद के अंदर कश्मीर की तरह सनातनियों का पलायन करा दिया, मुर्शिदाबाद के अंदर, और यह भारत के अंदर दूसरी बार हुआ है। पहले कश्मीर में हुआ, फिर मुर्शिदाबाद में हुआ। अनेक ऐसे बूथ है जिसके अंदर मुस्लिम डोमिनेटेड लोग आ गए, जिसका जो डायग्राम है पूरा बदल गया। संजय सरकार, एक बार बात पूरी हो जाए ना। मैं आपके पीछे बोला नहीं था, क्यों इतने तिल मिला रहे हो? 4 तारीख को तो जाना ही है, अभी तो रुको। तो इसलिए सबने देखा है पश्चिम बंगाल के अंदर इस समय टीएमसी की विदाई होनी है, और भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा अनुमान है, 165 से लेकर के 195 के। जिंदल साहब जिता रहे हैं बीजेपी को। संजय साहब जल्दी से कहिए, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। संजय साहब क्या कहना चाह रहे थे आप नवीन जिंदल जी की बात पर? लगातार बीच में बोलते रहते हैं। किसने देखता है बॉर्डर? कौन देखा है? बीएसएफ देखता है। बीएसएफ को मुखिया कौन है? अमित शाह है। आरजी का मैटर में ये सीबीआई पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर रक्त रंजित चुनाव में 100 लोगों की कम से कम हत्या होती थी, 100 से 150 की, और बिना हत्या के बीएसएफ का। अमित शाह बाहर के आदमी है क्या? इस देश के गृह मंत्री है। आपको रोहिंग्या मुसलमान चाहिए क्या? अरे बीएसएफ के अंदर कौन है? सीआरपीएफ के अंदर कौन है? सीआरपीएफ बीएसएफ के अंदर यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो जवान है, पश्चिम बंगाल के जवान है, उनकी हत्या कराना चाहते हैं आप बार बार कहते हैं सीआरपीएफ को मार डालिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश के बच्चों का हत्या कराना चाहते हैं, कैसे हत्यारे हैं आप? यही कारण है आपका अहंकार का कि आप पश्चिम बंगाल से आपकी विदाई। चलिए नवीन जी मैं लौट रहा हूं। संजय साहब 1 मिनट रुकिए, बाकी मेहमान। संजय सरकार हो गई बात, मैं दूंगा ना मौका। संजय सरकार रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे ठीक है संजय सरकार रुकिए। एक रिएक्शन बीजेपी को तो पूछ ले भाई, इनकी सरकार आ भी नहीं। राघवेन जी आपको क्या लग रहा है वाकई में पश्चिम बंगाल में जो तमाम एग्जिट पोल है, चलिए असम में आप कम बैक कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी वाकई में जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक सीटें जीतने में कामयाब होगी? क्योंकि आप लोगों ने ताकत लगाई एग्जिट पोल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ताबड़तोड़ रोड शोज किए हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे सामर्थ्य के साथ पूरे देश में जो राज्य थे उनमें हमने चुनाव लड़ाया। पश्चिम में जो है, पश्चिम बंगाल में पूरी ईमानदारी से हमारे जो विश्वसनीय लोकप्रिय बड़े बड़े नेता थे, सब लोगों ने कैंप किया और ईमानदारी से चुनाव लड़े। संजय जी की तड़प बता रही है ये किस स्थिति में आज की तारीख में।
भाई ममता बनर्जी के चेहरे पे कह रहा है, ये कहने की कोई आवश्यकता है क्या? सुरक्षा बलों पे आरोप लगाते, अरे कमाल की बात करते हैं। अगर सुरक्षा बल न होते तो ये लोग हत्याओं की श्रृंखला लगा दिए होते। इन लोगों ने जिस प्रकार से जजों को गिरफ्तारी कर ली थी, उनकी हत्या करने का इन लोगों का प्रोग्राम था। कहा कि हत्या कर देंगे, उसके बाद ऐसा वातावरण बन जाएगा कोई अधिकारी पश्चिम बंगाल में कदम रखने के लिए कांपेगा, कोई भी जब यहाँ पर आएगा नहीं, कोई भी सुरक्षा बल यहाँ आएंगे नहीं, ऐसा वातावरण बनाना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा हुआ है और निश्चित रूप से हमारी 200 के आसपास पश्चिम बंगाल में सीटें आने वाली है। ठीक है। मन बहलाने का ख्याल काफी है। हमारे पश्चिम बंगाल संजय जी कह रहे मेरी सरकार 200 से ज्यादा आ रही, अरे 250 आ गए भाई। अब तो जो है ईवीएम में सब वोट बंद हो गए, अब ये गाना गाने में क्या फायदा? अब वास्तविकता स्वीकार करिए। ठीक है, मैं राघवेंद्र जी इस पर एक संजय साहब, ये तो 200 सीटें दे रहे हैं अपने आप को बीजेपी वाले। अरे 50 मिल गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस लोया को जो हत्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? भाई संजय जी को बुलाइए स्क्रीन पर। 50 अरे ये हम आपको बता दे रहे हैं, 50 सीट मिला तो हम संन्यास ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी को। बोलिए 50 नहीं मिलेंगे, ये कहाँ है? आज भी 10,000 बूथ में एजेंट दे नहीं पाए। आज भी 10,000 आ रहा हूँ आज भी 10,000 बूथ में एजेंट दे नहीं पाए। ठीक है, राघवेंद्र जी संजय साहब नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। संजय जी अगर आप वहां पे सरकार बना रहे हो पूर्ण बहुमत से, आप ये दावे से कहते हो, तो ये मानते हो कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें आपको आपत्ति नहीं है? निष्पक्ष चुनाव हर समय होता है। आप लोग बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं है, हम तो आपको जो है सब कुछ दे दिया। आप बताइए तो बीएसएफ को कौन मॉनिटरिंग करता है? मैं पूछ रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए ना। बीएसएफ के पहुंचने के बाद निष्पक्ष चुनाव हुआ ना? आप 4 तारीख को छाती पीट के रोएंगे तो नहीं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ या सेंट्रल फोर्सेस ने हरा दिया? अब तो ये मानेंगे ना, आप सरकार बना रहे हो, आप कह रहे हो तो वहां पे सेंट्रल फोर्सेस के कारण आप सरकार बना रहे हो, आपको दिक्कत नहीं है, मानते हो? बोलो ना, बीएसएफ को किसना मॉनिटरिंग करता है? बीएसएफ का किसना मॉनिटरिंग करता है? देश को मॉनिटर करते हैं यार, जिसकी बात कर रहे हो गृह मंत्री देश को। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपको सेंट्रल फोर्सेस के बाद अगर आप सरकार बना रहे हो तो क्या पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए, इस बात को मानते हो? ये एक अच्छा सवाल है। नहीं संजय साहब ये जवाब दीजिए। नहीं फिर तो आप ये कहेंगे ना निष्पक्ष, अगर आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं तो फिर इस पर आप कहेंगे निष्पक्ष वोटिंग हुई है ना? फिर तो यूनिवर्सिटी वाला डिबेट करने के लिए संजय साहब फिर तो निष्पक्ष मानेंगे ना, निष्पक्ष हुई वोटिंग। सुने ना, हम बोल रहे हैं आज चुनाव सही से हुआ है। जो 77% वोट पड़ा है, एक्चुअल में जो आप मुझे 91% दिख रहा है। रॉ का फुल फॉर्म बताइए तो जिंदल जी, रॉ का फुल फॉर्म बताइए। रॉ का फुल फॉर्म बताइए, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिए। क्या मैं आपको बता भी दूं, अगर मेरे रिसर्च एनालिसिस विंग से आप क्या लोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई मुझे एक बात बताओ मान्यवर, कि आप अपनी हार के बारे में कुछ कहोगे या ये कहोगे कि आप जीत रहे हो? तो कौन है निष्पक्ष चुनाव हुआ है? 225 जीत रहे हैं, 225 जीत रहे हैं। तो फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो सेंट्रल फोर्सेस से शिकायत नहीं है कोई। ठीक है, छाती ठोक के ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हौसला होना चाहिए। संजय रिकॉर्ड करके रखिएगा, छाती ठोक के बिल्कुल हम जब इनको हार का रिजल्ट सामने आएगा। चलिए ये अच्छी एग्जिट पोल में एक बार मैं जयदीप साहब को, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी आ रहा हूं। संजय साहब आपके पास, जयदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जयदीप साहब आप कैसे देखते हैं इन एग्जिट पोल्स को? पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है क्योंकि असली जंग यही है, क्योंकि बीजेपी को वहां पिछले कई बार से ताकत लगाती है, फेल हो जाती है, लेकिन एग्जिट पोल इशारा करे कि बीजेपी इस बार जीत रही है। आपको लगता है? देखिए, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल को अगर दरकिनार करके एक जनरल पर्सपेक्टिव में, एक आम आदमी के रूप में अगर इस चुनाव को देखें तो इस चुनाव में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जीत तो हम यहाँ कहेंगे न टीएमसी न बीजेपी, यहाँ जीत इलेक्शन कमीशन की हुई है। क्योंकि 90 पहले फेज में आपने देखा 91 to 92% वोट पड़े हैं, और इस फेज में अगर हम देखें तो 90 के आसपास हम वोट रिकॉर्ड करते हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। सेकेंडली ये है कि ये तो साफ है कि जो भी पार्टी आएगी सत्ता में वो पूर्ण बहुमत से, पूर्ण मैंडेट के साथ आएगी, ये बम्पर शो है। सेकेंडली बहुत सारे फैक्टर्स काम करती है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की बात हो या फिर
NTSIR, ये दोनों फैक्टर NTSIR कहे तो बीजेपी के अगेंस्ट से जाती है, और इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है कि ये सरकार बहुत दिनों से है, करप्शन है, महिला सिक्योरिटी नहीं है, जॉबलेसनेस है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये सरकार हटनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी आए, तो बीजेपी आने से क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि एक नोशन इस हाल के 3-4 महीने में ये क्रिएट हुआ है कि एसआईआर के चक्कर में लोगों को बहुत हैरान होना पड़ा। तो ऐसे भी बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स रहे हैं जो बीजेपी को सोच रहे थे कि हम दें, वो भी कहीं ना कहीं हटे हैं, इस तरह से है। सेकेंडली है यंग वोटर्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यंग वोटर्स ज्यादातर बाहर है। अगर बीजेपी के फोर में अगर देने वाले हैं तो ये बच्चे कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम वोटर या फिर यंग वोटर्स स्टडीज के लिए बाहर है, तो वो कहीं ना कहीं आ नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि जो भी लोगों ने इस बार मन बनाया है, जो भी पार्टी आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी। और बिल्कुल, ये वोटिंग परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। और देखिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की जनता को सैल्यूट करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी सैल्यूट करना चाहिए, इतना रिकॉर्ड। क्योंकि मैं एक कहीं आंकड़ा देख रहा था, त्रिपुरा में शायद हुआ था कभी 91% के आसपास, और अब यहाँ पश्चिम बंगाल में इतना दोनों ही चरणों में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, एक रिकॉर्ड तूने। मैं जिंदल साहब एक रिएक्शन, क्योंकि अब ठीक है, अब ये एग्जिट पोल है भाई, असम में आप कम बैक कर जाए बीजेपी, पश्चिम बंगाल में वापसी हो जाए, मान लीजिए बहुत बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल आप जीत जाए, क्योंकि 35 बरस का जो लेफ्ट का था, वाम दलों का था, तो ममता दीदी ने वो चक्रव्यूह तोड़ दिया। अब आप इनका 3 बार कहीं में ही तोड़ देंगे तो ये अच्छी बात। लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले चुनाव, खासकर में यूपी, क्योंकि बड़ा स्टेट यूपी है, यूपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीतती है तो आपको लग रहा है कि यूपी में फिर कमबैक करेगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा बीजेपी को लेकर? जयप्रकाश, बड़ी स्पष्ट सी बात है। देखिए, पहले चुनाव में आज से 10 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती। फिर 2021 में 5 साल बाद जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने 77 सीटें जीती जी, 3 से 77 पर आए, 74 सीटें बढ़ गई। अब 2026 में चुनाव हुआ फिर 5 साल बाद, तो इसमें वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही, क्योंकि वो राउंड द क्लॉक 24/7 काम करती है। आपने बात की इसका असर उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का गुंडा राज योगी जी ने समाप्त किया है, और वही तो लोगों ने देखा है, वही लोगों ने असम में देखा था, वही लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं। उनको अपेक्षा ही ऐसी है कि उत्तर प्रदेश, योगी जी ने तो वो मॉडल बेचा भी है पश्चिम बंगाल में, कि योगी जी जैसी शासन को तो पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। वहां पे पश्चिम बंगाल में सारे बड़े घराने हुआ करते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हुआ करती थी। 16,480 MSME पिछले 12 साल में बंद हो गई, 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। तो आज उत्तर प्रदेश में देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कें देखिए आप, क्या विकास हुआ है। आज खुद प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी बिल्कुल नवीन जी, आपको लग रहा है कि वाकई में कम बैक कर जाएगी। मैं मेरे पास थोड़ा सा, चलिए संजय सरकार, मैं माफी मांगूंगा आपसे, क्यों मेरे पास कम है, वक्त कम है, लेकिन आपने छाती ठोक कर कहा कि हम लौट रहे हैं, ये चलिए अच्छी बात है। शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दर्शक अभी कहीं नहीं जाइए, अभी आप रुक करते हैं दक्षिण भारत की सबसे अहम सियासी जंग का। तमिलनाडु में जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने बड़ा संकेत दे दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके प्लस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो डीएमके प्लस को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईडीएमके को आपको बता दें 52 से 74 सीटें मिलती है, निपटता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको बता दें। तो फिर से सरकार बनी, 13 से 33 सीटें जा सकती है, यानी तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। तमिलनाडु में सत्ता की वापसी डीएमके प्लस के पास जाती दिख रही है। हालांकि बीजेपी का कोई यहां जनाधार नहीं है तमिलनाडु में, और बीजेपी ने कोशिश की है कि डीएम को मिल सकती है। आप देख सकते हैं एआईएडीएमके प्लस को 52 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए यहां आईसीपीएल 234, ये आपको टोटल सीटें, डीएमके को 140 से 162, एआईएडीएमके को 52 से 74 सीटें, एनडीए 3 से 7। यहां बीजेपी का बहुत ज्यादा जना अदर के खाते में 13 से देता। थलपति विजय, यहां देखना होगा कि उन्होंने तमिलनाडु और इधर काफी इन्होंने ताकत लगाई, वहां क्या होता है इनके लिए भी यहां पर देखना होगा। असम की बात कर लेते हैं। असम में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, असम में क्या सीएम हेमंता बिस्वा फिर से, जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए।
एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ये एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है असम में फिर से, और 126 में से 80 से 86 सीटें मिलने के अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कांग्रेस यहां नहीं लौट रही है, आने के खाते में जा सकती है 8 से 13 सीटें। यह असम का है। असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। असम में जी न्यूज एआई का एग्जिट पोल हम आपको शेयर कर रहे हैं। बैरक केवली रीजन में बीजेपी गठबंधन आगे है, 8 से 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है। ये बहुत सारे बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं जो 5 राज्यों के नतीजे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं असम में जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल आप देखिएगा, उसके मुताबिक बीजेपी को 126 में से 80 से 86 सीटों का अनुमान, कांग्रेस गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में जा सकती है 8 से 10 सीटें। लोअर असम में बीजेपी गठबंधन आगे, 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, 12 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़ाते हैं, 5 सीटों पर अन्य को बढ़ाते हैं। असम में जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, बैरक केवली रीजन में बीजेपी गठबंधन आगे, 8 से 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 2 से 4 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त रहेगी, 1 सीट पर अन्य को बढ़त। बैरक केवली रीजन में 13 विधानसभा सीटें आती हैं। असम में जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, सेंट्रल असम में बीजेपी गठबंधन आगे रहेगा, 11 से 13 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे रहेगा, 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त रहेगी, 1 से 2 सीटों पर अन्य को बढ़त रहेगी। असम में जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, अपर असम में बीजेपी गठबंधन आगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो असम में हर जोन में बीजेपी लीड कर रही है। अब ये देखिए सभी पार्टियों को कितना मिल रहा है, ये आप देखिएगा 126 टोटल सीटें, 180 से 86 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस प्लस 29 से 35, अदर के खाते में 8 से 10, यानी कांग्रेस 29 से 35 सीटें ही जीत पा रही है। केरल का नजर डालते हैं। केरल में जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल ने बेहद कांटे का मुकाबला दिखाया है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। नजर डालें आंकड़ों पर तो यूडीएफ को 63 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एलडीएफ को 58 से 70 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। यानी तस्वीर बेहद करीबी है, जहां हर सीट पर मुकाबला टक्कर का दिखाई दे रहा है। यूडीएफ 63 से 74, एलडीएफ 58 से 70, एनडीए 2 से 5। बीजेपी के लिए केरल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है केरल में, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी सफलता बीजेपी को। अब ये यूडीएफ एलडीएफ, तो ये आप देख सकते हैं यूडीएफ 63 से 74 सीटें मिल रही हैं। तो महा एग्जिट पोल आप देख रहे थे। हमारे इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्ते।